सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ रीट एग्जाम के अलावा जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए भी उपयोगी क्लास है, क्योंकि मेन एग्जाम में आपके साइकोलॉजी के 10 प्रश्न आएंगे। पिछले परीक्षा पैटर्न के अनुसार अगर अपन बात करें तो 20 नंबर की साइकोलॉजी के सवाल आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 प्रधान तत्व बताए हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है। मतलब विलियम मैकडूगल है, उन्होंने मूल प्रवृत्ति के कितने तत्व बताए? 3 तत्व बताए थे। आगे बात समझ में, ठीक है। और ध्यान रखना आपको कि विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और उनसे संबंधित संवेग भी कितना होता है? 14 संवेग होता है विलियम मैकडूगल के अनुसार। आगे बात समझ में। और सिगमंड फ्राइड के अनुसार 2 मूल प्रवृत्तियां होती है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, है ना, इरोस और थेनाटोस। आगे बात समझ में। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 तत्व बताए, तो इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? बात करता है। ऑप्शन ए है सामान्य उत्तेजक पक्ष, ऑप्शन बी है क्रिया पक्ष, ऑप्शन सी है निर्देशन पक्ष, ऑप्शन डी में है चेतन पक्ष और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, चेतन पक्ष। चेतन पक्ष का संबंध है वो इनसे नहीं है। बाकी जो 3 पक्ष है वो कौन कौन से? एक तो हो जाएगा अपने सामान्य उत्तेजक पक्ष, एक हो जाएगा क्रिया पक्ष और एक हो जाएगा निर्देशन पक्ष। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के ये 3 प्रमुख प्रधान तत्व होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए अभिप्रेरकों के वर्गीकरण को सूची 2 में दिए गए उनके प्रतिपादकों से करके सही कूट की पहचान कीजिए। सूची 1 में अपने को अभिप्रेरकों के वर्गीकरण दे रखा है और सूची 2 में उनके प्रतिपादक दे रखा है, तो उनसे अपने को सही मिलान करके कूट को पहचानना है। सूची 1 में 1 नंबर पर लिखा हुआ है प्राकृतिक एवं कृत्रिम अभिप्रेरक, 2 नंबर पर लिखा हुआ जैविक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अभिप्रेरक, 3 नंबर पर लिखा हुआ जन्मजात एवं अर्जित अभिप्रेरक, और इधर सूची 2 में आपके लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ थॉमसन, बी में लिखा हुआ मेस्लो और सी में लिखा हुआ गेरट। अब अपने को सही मिलान करना है। तो देखो, अपन सबसे पहले मिलान करते हैं और फिर जो कूट सही होगा उसको अपन राइट मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राकृतिक एवं कृत्रिम अभिप्रेरक। देखो, अभिप्रेरकों को प्राकृतिक एवं कृत्रिम अभिप्रेरकों में बांटने वाले कौन थे? वो थे आपके थॉमसन। कौन थे? थॉमसन थे। और अभिप्रेरकों को जैविक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अभिप्रेरकों में बांटने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे आपके? वो थे आपके गेरट। कौन थे? गेरट थे। तो इसका जो मिलान है वो हो जाएगा आपके 2 का हो जाएगा सी से। किससे हो जाएगा? 2 का सी से हो जाएगा। और 3 नंबर पर लिखा हुआ जन्मजात एवं अर्जित अभिप्रेरक, तो ये जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था मेस्लो ने, तो 3 नंबर का मिलान हो जाएगा बी से। आगे बात समझ में। तो मेस्लो का वर्गीकरण तो क्या हो गया? जन्मजात एवं अर्जित अभिप्रेरक। और गेरट का क्या हो गया? जैविक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक अभिप्रेरक। और थॉमसन का क्या हो गया? प्राकृतिक एवं कृत्रिम अभिप्रेरक। तो कहने का मतलब हो जाएगा अपने इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 1 में तो आ जाएगा ए, और 2 में आ जाएगा सी, और 3 में आ जाएगा बी, मतलब ए सी बी। तो ए सी बी किस में है? इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, है ना, सी हो जाएगा। 1 में ए आ जाएगा, 2 में सी आ जाएगा और 3 में आ जाएगा आपके बी हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की चर्चा करता है। निम्न में से कौन सा एक पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखो, पावलोव ने अपना शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। आगे बात समझ में। तो उससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द भी है, तो उन पारिभाषिक शब्दों में से कौन सा उन शब्दों में से नहीं है, तो उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए है विलोप, ऑप्शन बी है स्वतः पुनर्स्थापन, ऑप्शन सी है तत्परता, ऑप्शन डी में है सामान्यीकरण और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, तत्परता। अगला प्रश्न है, गोरी जाति व काली जाति के व्यक्तियों की बुद्धि में जन्मजात भिन्नता होती है, यह तथ्य प्रस्तुत किया। देखो, गोरी जाति और काली जाति के जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि में जन्मजात से क्या होती है? विभिन्नता होती है या भिन्नता होती है। तो ये तथ्य प्रस्तुत करने वाले कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जेनसन, ऑप्शन बी है केटल, ऑप्शन सी है न्यूमैन एवं वर्नन, ऑप्शन डी में है टर्मन
और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए जेनसन। आगे बात हम जेनसन ने यह बताया था कि गोरी व काली जाति के व्यक्तियों की बुद्धि में जन्मजात भिन्नता होती है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, हिंदुस्तानी बिंदे क्रिया स्केल खाली जगह दे रखी है फिर में भारत में प्रकाशित करवाई। तो हिंदुस्तानी बिंदे क्रिया स्केल को भारत में कब प्रकाशित करवाया गया? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी में है 1930 और ऑप्शन ए में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 1922। क्या हो जाएगा? 1922 में हिंदुस्तानी बिंदे क्रिया स्केल को भारत में प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार सामान्यतः होता है। जो नवजात शिशु होता है अर्थात जन्म के तुरंत बाद जो बच्चा, या यूं बोल दो कि जन्म के समय बच्चे का जो भार है वो लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 1200 से 1400 ग्राम, ऑप्शन बी है 1800 से 2200 ग्राम, ऑप्शन सी है 2700 से 2600 ग्राम, ऑप्शन डी में है 3600 से 4500 ग्राम और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 2700 से 3600 ग्राम है वो शिशु का भार होता है सामान्यतः, है ना। आगे बात हम जन्म के समय। अगला प्रश्न है, क्रेसमर के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार है। मतलब है क्रेसमस ने जो अपना व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उस वर्गीकरण का आधार क्या था? ऑप्शन ए है स्वभाव, ऑप्शन बी है शारीरिक बनावट, ऑप्शन सी में है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ऑप्शन डी में है विचार शक्ति और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी शारीरिक बनावट। देखो शारीरिक बनावट के आधार पर जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो किया था आपके क्रेसमर और शेल्डन ने। किसने? क्रेसमर और शेल्डन ने किया था। जबकि स्वभाव के आधार पर जो व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने वाले थे वो थे आपके हिपोक्रेटस। कौन थे? हिपोक्रेटस। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण पर जो वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का वो थे आपके स्प्रेंगर। कौन थे? स्प्रेंगर। और विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने वाले कौन थे? थार्नडाइक थे। कौन थे? थार्नडाइक थे। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण है? ऑप्शन ए है आत्मनियंत्रण का अभाव, ऑप्शन बी दूसरों पर टीका टिप्पणी करना, ऑप्शन सी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार का प्रदर्शन, ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो ऑप्शन ए में दे रखा आत्मनियंत्रण का अभाव बिल्कुल सही है। कुसमायोजित व्यक्ति में आत्मनियंत्रण का अभाव होता है। ऑप्शन बी में दे रखा है दूसरों पर टीका टिप्पणी करना, बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो समायोजित होता नहीं है ना। दूसरों की उन्नति उससे देखी नहीं जाती है और दूसरों पर कमेंट करना उसकी एक आदत से बन जाती है क्योंकि कुसमायोजित होता है ना वो, इसलिए। ऑप्शन सी में अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार का प्रदर्शन, बिल्कुल सही बात है। ऐसी हरकत करेगा या वो ऐसा चाहेगा कि वो अपने आप को हाईलाइट रखेगा, तो इस प्रकार की हरकतें करता है। तो ये कुसमायोजित व्यक्ति के ही लक्षण है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक जैविक अभिप्रेरक है? ऑप्शन ए है रुचि, ऑप्शन बी है तापक्रम, ऑप्शन सी है जीवन लक्ष्य, ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इनमें से कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? तो देखो रुचि है वो अर्जित अभिप्रेरक है, तापक्रम है बिल्कुल ये एक जैविक अभिप्रेरक होता है। आगे बात समझ में। और जीवन लक्ष्य, जीवन के जो लक्ष्य होता है वो तो जैविक नहीं होता है ना, है ना, उनको तो व्यक्ति निर्धारित करता है, तो ये अर्जित हो गया। तो इसका मतलब है, और ऑप्शन डी में उपयुक्त तीनों, इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मुझे भी बराबर मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। आगे बात समझ में। मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे पता तो रहे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी डायरेक्शन सही है। और साथ ही साथ आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वैसे अभी तो साइकोलॉजी की ही क्लास आपको अवेलेबल करवा पा रहा हूं और वो भी मॉर्निंग में 6:05 पर आपको क्लास यूट्यूब पे मिल जाती है। उसके बाद भी प्लान है आगे की और क्लासें रिकॉर्ड करने की,
ठीक है। अभी रिकॉर्डेड क्लासें ही देने का विचार है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि रीड से संबंधित किसी भी क्लास को मैं आगे और अपलोड करने का प्रोग्राम बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास में उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे बात समझ में। तो अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट और 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा चक्र का भाग नहीं है। देखो, अभिप्रेरणात्मक जो चक्र होता है उसका कौन सा एक भाग नहीं है। ऑप्शन ए है आवश्यकता, ऑप्शन बी है दृढ़ इच्छा, ऑप्शन सी है प्रणोदन, ऑप्शन डी में है प्रोत्साहन। तो देखो, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है आवश्यकता, एक होता है प्रणोदन या प्रणोद, और एक होता है प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। तो यहाँ पे दृढ़ इच्छा है, वो अभिप्रेरणात्मक चक्र का भाग नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में फिर एक नई क्लास के साथ में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।